हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? बेटा, आज हम अपने 5 पेपर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। और जो बच्चे बेटा इस वक्त ऐप पर आ चुके हैं सभी मुझे एक बार चैट मैसेज लिखकर भेजो बेटा, सो दैट हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से याद कीजिए, हमने अपनी लास्ट क्लास में हमारे लॉ के हिस्से को ख़त्म कर दिया था। लॉ का सिलेबस हमारा पूरा हो गया था। आज से हम लॉ के पेपर्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे बेटा। आज हम लॉ के पेपर को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके लिए नवंबर 2019 का पेपर निकाला है। इस पेपर को आप ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और ये पेपर वहाँ इजीली अवेलेबल है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप इस पेपर को अपने पास रखें। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, आप इस पेपर को सामने स्क्रीन पर भी मेरे साथ देख सकते हो। और ये नवंबर 2019 का पेपर है। इसमें 60 नंबर का हिस्सा लॉ है, 40 नंबर का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग BCR है। आज हम लॉ के हिस्से को करेंगे बेटा। पहले हम लॉ के पेपर रिवाइज करेंगे और एक बार हमारा BCR का सिलेबस खत्म होने के बाद हम इन्हीं पेपर्स के BCR के सिलेबस को भी रिवाइज करना शुरू करेंगे। पेपर को रिवाइज करते हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करके बैठना है ताकि हम क्वेश्चंस को देखें और उनके आंसर्स को बनाएं। आप इन क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन को हम समझेंगे, उनके आंसर्स बनाएंगे और मैं आपको आंसर को लिखने का तरीका बताऊंगा। आपने सबने साथ साथ अपने आंसर भी बताने हैं और आपने अपने आंसर भी साथ साथ मुझे बताते रहने हैं। ठीक है बेटा? मैं एक बार आपके सबके मैसेजेस पढ़ दूं बेटा। मेरे पास आपके मैसेज आए हैं। सबसे पहले मैसेज मुझे दिख रहे हैं। शनाया बेटा गुड मॉर्निंग। उदित गुड मॉर्निंग बेटा। ईशा गुड मॉर्निंग। शनाया यस बेटा आई एम फाइन। आप कैसे हो बेटा? शुभम कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। नारायण गुड मॉर्निंग। हेलो विशाल कैसे हो बेटा? नारायण आई एम फाइन बेटा। आप कैसे हो नारायण? चलिए। और ओके, शनाया ने कहा जी मैंने पेपर देखा था, इसमें पार्टनरशिप का हिस्सा सिलेबस ज़्यादा है। देखो बेटा, आपके पास 5 लॉ हैं तो एवरेज हर लॉ 60 नंबर के पेपर में 12 नंबर का होता है। क्योंकि पेपर 60 नंबर से ज़्यादा का है तो लॉ 15-16 नंबर का हो सकता है। जो लॉ हैं पाँचों, उनमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वेटेज ज़रा ज़्यादा रहती है। बाकी कंपनी लॉ की वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कम रहती है। लेकिन सेल ऑफ गुड्स में, पार्टनरशिप में और LLP में कोई भी लॉ कभी भी ज़्यादा भी हो सकता है। आपको मान के रखना है शनाया बेटा, आपको मान के रखना है कि आपको 5 पेपर आने चाहिए और आप 5 पेपर्स के आंसर अच्छे से बना सकें। 5 लॉ आपको आने चाहिए। हम लॉ का सिलेबस डिस्कस करेंगे, लॉ का पेपर डिस्कस करेंगे, BCR नहीं करेंगे अभी, क्योंकि BCR का सिलेबस खत्म करने के बाद फिर हम इन पेपर्स के BCR के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का काम क्या है, आपने मुझे आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आंसर भेजते रहना और साथ में आंसर के साथ साथ आंसर के लिखने के तरीके पे ध्यान देना। आज पूरा कंसंट्रेट करना, पूरा फोकस करना आंसर बनाने के तरीके पर, पेपर को करने के तरीके पर। क्योंकि लॉ का पेपर 60 नंबर का है तो पेपर की लेंथ के हिसाब से ये लगभग 1.25 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अब हम क्योंकि पेपर को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, हम सिर्फ लिखने का काम छोड़ेंगे, लिखने का काम नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, हमारा पेपर लगभग 1 और सवा घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो हमारा पेपर 1 से सवा घंटे में पढ़ने का काम, समझने का काम और डिस्कशन करने का काम हो जाना चाहिए। एग्जाम में क्या करोगे? पढ़ने का काम करोगे, समझने का काम करोगे और लिखोगे। यहां लिखने की बजाय क्या हो गया? डिस्कशन। तो टेक्निकली ये पेपर हमारा 1.25 घंटे में पूरा होता है, बट मैंने आपके लिए 15 मिनट कम माने, क्योंकि यहां अगर आप अच्छी स्पीड पे काम कर पाओगे तभी एग्जाम में पेपर को पूरा कर पाएंगे। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पेपर को पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट्स के अंदर उधेड़-बुन नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट आता है, मान लीजिए इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर को डिस्कस करना आता है, आपको आंसर को लिखना सीखना है। आपको इस चीज़ में नहीं जाना कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड के डिफरेंस को बनाने बैठ गए, क्योंकि पेपर करते हुए जो पूछा है उसे सबसे पहले बहुत परफेक्शन से बताना बड़ा ज़रूरी है बेटा। तो चलिए, हम आज की क्लास में हम नवंबर 2019 के CA फाउंडेशन के लॉ के पेपर को स्टार्ट करेंगे। इन पेपर्स को पढ़ने का एम है, हम चाहते हैं कि आप सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो। आपको 90 से ज़्यादा मार्क्स का एम लेकर चलना है। मान के चलिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। अगर एक पेपर में भी 80 या 90 से ज़्यादा स्कोर कर दिया और किसी पेपर में सिर्फ 40 नंबर ही रह गए बेटा, 50 से कम भी रह गए मान लीजिए किसी पेपर में, तो भी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहेंगे बेटा। तो आपको बड़ी मेहनत से काम करना है। हम शुरू करेंगे पेपर को और पढ़ते हुए पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, क्योंकि आज पेपर्स को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन लूज नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं सोचना। सोचो आपका एग्जाम चल रहा है
और जैसे आपने एग्जाम में पेपर करना है ठीक वैसे ही करना है। ठीक है बेटा। और मैं एक बार आपके मैसेज दुआ पढ़ दूं बेटा। मेरे पास अभी मैसेज आए हैं। श्रेया बेटा, गुड मॉर्निंग श्रेया, कैसे हो? प्रगति, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। अभी टाइम मिला लेते हैं। इस वक्त का टाइम एग्जैक्ट 11:30 हो चुके हैं। मेरे हिसाब से आपको 1.25 और 1.5 घंटे के अंदर पेपर हर हालत में करना है, 15 मिनट कम लाकर करना है। ठीक है बेटा। चलिए हम शुरू करते हैं काम बेटा। सामने देखो बेटा, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। मैं ये पेपर आपको दिखा रहा हूं। मैंने ICAI.org से इसको डाउनलोड किया था। प्लीज ध्यान दीजिए, ICAI.org पर पेपर्स हैं, वहां से मैंने इसको डाउनलोड किया है। ये एग्जैक्ट वही कॉपी है जो मैंने वहां से ली है। आपको भी डाउनलोडिंग में यही कॉपी मिलेगी। ठीक है बेटा। तो इस कॉपी को ध्यान से देना, ध्यान से काम करना। देखो बेटा, सबसे पहले मैं शुरू से पढ़ना शुरू करूंगा। पेपर को जैसे एग्जाम में पढ़ूंगा। पेपर को मिलेंगे, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपको अपना रोल नंबर पेपर के ऊपर लिखना होता है। उसके अलावा आपको पेपर पे कहीं कुछ और नहीं लिखना होता। ये ICAI की कॉपी के अंदर ये कुछ वर्ड लिखे हैं, बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना। और उसके बाद ध्यान दीजिए, नवंबर 2019 का पेपर है आपके सामने। और क्योंकि ICAI की हमने साइट से इसको लिया है, हल्का सा डार्क कलर की स्कैनिंग है, तो ध्यान से देख के रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है हमारे पास 12 हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस को देखोगे तो 12 पेजेस हैं आपके सामने। और 12 पेजेस बेटा आपने इसके अंदर पढ़ने हैं। 12 पेजेस पढ़ने का मतलब है एक पेज को पढ़ने में अगर 1-1.5 मिनट लग जाएगा तो 12 से 15 मिनट पूरे लगेंगे पेपर की रीडिंग में। और एक रीडिंग के बाद कभी कभी हम एक क्वेश्चन को नहीं कर पाते। क्वेश्चन को करने के लिए उसे 2 बार भी रीड करना पड़ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस इन सेक्शन ए आर टू बी आंसर्ड इन द मीडियम ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। आपने इंग्लिश मीडियम में पेपर देना है तो इंग्लिश में, और हिंदी मीडियम में पेपर देना है तो हिंदी में। क्वेश्चंस इन सेक्शन बी आर टू बी आंसर इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि सेकंड सेक्शन बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग का है, वो इंग्लिश में आंसर देना, उसको हिंदी में लिखना मना होता है। अब ये एक बात है, ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में एग्जाम देते हो, ये आपके काम का नहीं है। तो मैं आगे बढ़ गया। आंसर्स टू बोथ द सेक्शंस आर टू बी रिटन इन द सेम आंसर बुक। अब एक ही आंसर शीट में आपको सेक्शन ए भी करना है, सेक्शन बी भी करना है। अब आपकी चॉइस है बेटा। देखो, पहले सेक्शन ए कर सकते हो, सेक्शन ए पूरा कर देना, फिर सेक्शन बी को शुरू करना। चाहो तो सेक्शन बी पहले कर देना, उसे पूरा कर देना, फिर सेक्शन ए कर देना। खिचड़ी नहीं पकानी कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए का किया, एक सेक्शन बी का किया, ऐसे आपने गड़बड़ नहीं करनी। सेक्शन ए पूरा करो, फिर सेक्शन बी करो, या सेक्शन बी पहले पूरा करो, फिर सेक्शन ए करो। यह आपकी मर्जी है, यह आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको किसमें ज्यादा स्पीड से लिख पाओगे। अब फर्स्ट सेक्शन 60 नंबर का लॉ का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। देखो, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, एक्सटर्नल चॉइस है, जिसे छोड़ सकते हो। नंबर 1 करना ही करना है। तो सेक्शन ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहला कंपलसरी है, 4 और करने पड़ेंगे। अब मैं पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर जाता हूं। हर क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन का सब पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट 4 नंबर का है। मार्क्स को पहले पढ़ लो कितने नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आंसर को दिमाग में सोचते रहना। तो आइए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इस काम को शुरू करेंगे। X found a wallet in a restaurant. He inquired of all the customers present there, but the true owner could not be found. He handed over the same to the manager of the restaurant to keep till the true owner is found. After a week, he went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X, saying that it did not belong to him. In the light of Indian Contract Act 1872, can X recover it from the manager? अब ये केस स्टडी है। देखो, पहला क्वेश्चन केस स्टडी आ गया। सर मुझे एक शीट और एक पेन भी दे देंगे? तो मैं चाहूंगा इस पेपर को पढ़ते हुए मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बताऊंगा आप सभी बच्चों को। मैं चाहूंगा कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मैं पेपर की मार्किंग भी करता रहूंगा भी केस स्टडी कितने नंबर के आते हैं और थ्योरी क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। कभी कभी आपके मन में डाउट आएगा कि सर हर क्लास में कहते हैं बहुत सारे केस स्टडी आते हैं, बहुत सारे केस स्टडी आते हैं, कहीं सर झूठ तो नहीं बोल रहे, है ना। आपको बेटा आंखें बंद करके ब्लाइंडली मेरी बात को नहीं मानना। तो मैं आपके लिए साथ साथ नोटिंग करता रहूंगा। मैंने अपनी शीट पर नोट कर दिया आपको बाद में और प्रैक्टिस कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 4 नंबर का है और ये हमारा केस स्टडी आ गया। तो मैंने देखा जी पेपर की शुरुआत ही केस स्टडी से हो गई। तो हमारे तो लॉ वाले सर बिल्कुल ठीक कहते थे, पेपर में केस स्टडी ज़्यादा होता है। नाउ अब आप ये बताओ मुझे
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट 2 मिनट का टाइम आपके पास दे रहा हूं। क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, शॉर्ट में जो भी लिख सकते हो। आपके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बताओ बेटा, आप बताओ क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, ताकि हम इसके आंसर को शुरू करें। जल्दी से बताना। पहले 3 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर बनना है। आप मुझे टॉपिक का नाम बता दीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से टॉपिक से केस स्टडी पूछा गया है? बताओ। बताओ बेटा। पेपर के बियॉन्ड कुछ मत सोचना, पेपर के इधर कुछ मत सोचना, क्वेश्चन के अलावा कुछ मत सोचना। कौन सा टॉपिक है? जल्दी से बताओ। आपका टाइम खत्म होने वाला है, बस 15-20 सेकंड का टाइम और दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। बताओ कौन सा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से बताओ बेटा, आप बताओ। चलो मैं बताता हूं, फिर आपका टाइम ओवर हो गया, आपका कोई भी आंसर नहीं पहुंचा इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक है, जो हमें कहता था कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को देखा करते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक है, उसके अंदर भी है फाइंडर। अब मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं आपके। मेरे पास श्रेया का आंसर आया है। श्रेया ने कहा जी फाइंडर ऑफ गुड्स। प्रगति ने कहा जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। और उसके बाद मुझे गौतम ने कहा है जी, गौतम बेटा आपका क्या आंसर है? आपका आंसर है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उदित ने कहा एक्स कैन रिकवर फ्रॉम द मैनेजर। उदित तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है बेटा, इस आंसर को मत भेजो, गलत आंसर बिल्कुल मत भेजो। टॉपिक पूछा है तो टॉपिक बताओ, फाइनल आंसर थर्ड पैरा का बिल्कुल मत दो। टॉपिक के साथ चलो, अदरवाइज तुम्हारी चैट मुझे बिल्कुल बंद करानी पड़ेगी। पेपर को डिस्कस करते हुए दिमाग को इधर उधर बिल्कुल मत चलाओ। क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान दो, जो पूछा जाए उसका जवाब सही से दो बेटा। उल्टे सीधे आंसर देने से कोई नंबर नहीं मिलेंगे। आपको टॉपिक का नाम बताना है। आप कह रहे हो एक्स कैन रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर, एमसीक्यू थोड़ा अटेम्प्ट कर दे बेटा, सब्जेक्ट टू पेपर है। इज इट एमसीक्यू जो आप सीधा आंसर भेज रहे हो? टॉपिक का नाम बताओ, लॉ डिस्कस करो, उसके बाद आंसर बताओ। अभी अगला तुमने आंसर गलत भेजा, मैं तुम्हारी चैट यहां से ऑफ करा दूंगा। तो मेरे पास करेक्ट आंसर आए हैं। पेपर करते हुए बिल्कुल कंसंट्रेशन से पेपर करना है। आपका दिमाग क्वेश्चन में पूरा इन्वॉल्व हो, इधर उधर की कोई कहानी नहीं चाहिए हमें। अच्छा जी, उसके बाद देखो मुझे एक बड़ा अच्छा आंसर भेजा है। ईशा ने आंसर भेजा है एक्स। ओके, ईशा का आंसर है। ईशा तुमने भी टॉपिक का नाम पहले भेजना है बेटा, ठीक है, ये एक स्टेप पॉइंट आगे बढ़ गया। उसके बाद मेरे पास आगे आंसर आ गया प्रगति का। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, आपके आंसर की हल्का सा आगे पीछे देर से आने की दिक्कत मान सकते हैं, बट क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो फर्स्ट पैरा, दिस केस डील्स विद responsibility of finder of goods under the concept of quasi contract in Indian Contract Act. फर्स्ट पैरा दोबारा सुनिए। दिस केस डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स अंडर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बेटा हमारा पहला पैरा बना, खत्म हो गया बेटा। 4 में से 1 नंबर पक्का हो गया आपका, 2 लाइन लिखने का 1 नंबर मिल गया। अब मैं चलूंगा सेकंड पैरा पर। सेकंड पैरा बेटा आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करके बताना है। आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करके बताना है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का लॉ समझाना है, वो हम बता देंगे, वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे पूछूंगा इसका थर्ड पैरा, कि थर्ड पैरा में एक्स इसको रिकवर कर सकता है या नहीं, यस और नो लिख देना, और साथ में 2 लाइन का रीजन लिख देना कि एक्स रिकवर कर सकता है तो क्यों, नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं। तो सेकंड पैरा तब तक मैं आपको बताता हूं। सेकंड पैरा में होगा कि एज पर द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स इफ ए पर्सन इज ए फाइंडर ऑफ गुड्स, एक पर्सन गुड्स का फाइंडर है, तो जो पर्सन गुड्स का फाइंडर है वो गुड्स के रियल ओनर को गुड्स वापस करने के लिए लायबल है। अदरवाइज बाकी सभी लोगों के कंपैरिजन में फाइंडर गुड्स का ओनर माना जाता है। फाइंडर अपनी गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक कि रियल ओनर ना मिले। आप थोड़ा सा फाइंडर के बारे में एक्सप्लेन कर दो। फाइंडर ने गुड्स को रखा है, कोई थर्ड पर्सन फाइंडर से गुड्स को नहीं मांग सकता, रियल ओनर ही मांग सकता था। ये हमारा सेकंड पैरा होगा। अब बनेगा हमारा थर्ड पैरा। आपने मुझे फाइनल आंसर देना है, यस बताना है, नो बताना है, और साथ में रीजन बताना है। आओ बेटा यहां थर्ड पैरा देखते हैं बेटा। मेरे पास एक ईशा का आंसर आया जी, एक्स कैन रिकवर द वॉलेट फ्रॉम द मैनेजर बिकॉज ही इज अ फाइंडर ऑफ गुड्स। प्रगति ने कहा कि इन दिस केस पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इन हिज कस्टडी। बेटा प्रगति तुम्हारा सेंटेंस अभी आधा है। और बताओ बेटा, क्या एक्स गुड्स को रिकवर कर सकता है, और कर सकता है तो क्यों, और नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं। अब बताओ। अब उदित तुमने जो थर्ड पैरा है उसका आंसर सबसे पहले पैरा में भेज दिया बेटा, थर्ड का आंसर सबसे पहले में भेज रहे थे बेटा, तो कितना तुम्हारा आंसर अनसिस्टमेटिक आंसर है। तुम्हारा आंसर सिस्टमेटिक होना बड़ा जरूरी बेटा। कल की क्लास में भी ऐसी प्रॉब्लम थी बेटा, हम लॉ पढ़ रहे हैं, तुम कैलकुलस डिस्कस कर रहे हो, फिर ऑफर की कंप्लीशन का लॉ पढ़ रहे हैं, तुम ऑफर की रिवोकेशन को बता रहे थे बेटा।
और जब ऑफर की रिवोकेशन भी आई तो तुम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहे थे बेटा। बेटा जब तक तुम्हारी पर्दे में सिस्टमेटिक चीज़ नहीं आएगी ना, तब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। आप कई बार मुझे पूछते हो कि सर मैं पेपर में और क्या इंप्रूवमेंट करूँ, अपने पढ़ने के काम को सिस्टमेटिक करो बेटा। आपके सर आपको ऑफर के रूल्स पढ़ा रहे हैं, आप कैलकुलस डिस्कस कर रहे हो। सर आपको ऑफर के कंप्लीशन पढ़ा रहे हैं, आप ऑफर का रिवोकेशन बता रहे हो। ऑफर का रिवोकेशन पढ़ा रहे हैं, आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहे हो। तो आंसर आपके बिल्कुल ही ज़मीन से अलग थे बेटा। चलिए मेरे पास विशाल का आंसर आया है, यस एक्स कैन रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर बिकॉज ही इज द फाइंडर ऑफ गुड्स। बेटा मैं आपको आंसर बोलता हूँ, क्योंकि आप तो टाइप करके भेजते हो तो आपको टाइम लग ही जाता है। देखो श्रेया ने कहा इन केस रियल ओनर कुड नॉट बी फाउंड देन द फाइंडर विल बी द रियल ओनर। ओके, तो आपके कई आंसर बच्चों के बहुत अच्छे हैं। थर्ड पैरा सुनाता हूँ, थर्ड पैरा सुनिए। इन द गिवन केस, थर्ड पैरा बनेगा, शुरुआत करना इन द गिवन केस से, है ना। इन द गिवन केस, इन गिवन केस के अंदर हमें क्या कहना है, इन द गिवन केस एक्स इज द फाइंडर ऑफ गुड्स। एक्स गुड्स का फाइंडर है बिकॉज एक्स हैज फाउंड अ वॉलेट, so he has a right to keep the wallet. He has a right to keep the wallet till the real owner is found. X has given the wallet to the manager, but manager is not the finder and manager is not even the real owner. Manager is not the finder, manager is not even the real owner. So manager does not have any right to keep the wallet. After 1 week, when X is demanding the wallet back from the manager, manager is bound to give the wallet back to X. Manager is bound to return the wallet to X and X has a right to keep it till the real owner is found. So in this case, X can recover the wallet from the manager and manager must return it back to X. बस ये हमारा थर्ड आंसर बना बेटा, थर्ड पैरा बना। देखो नारायण ने आंसर भेजा है, X can recover the wallet to the manager because he is the finder of goods। बेटा नारायण इसमें एक लाइन और जोड़ देना, आपने कहा X मैनेजर से वॉलेट ले सकता है क्योंकि वो फाइंडर है, साथ में एक लाइन जोड़ देना कि मैनेजर ना तो फाइंडर है और मैनेजर ना ही गुड्स का रियल ओनर है। ठीक है बेटा। बेटा मैंने आपके सभी के आंसर में साथ साथ पढ़ रहा हूँ, जो आंसर मेरे सामने आ रहे हैं। शनाया आपने कहा जी मेरा आंसर नहीं पढ़ा, मैंने आपका आंसर भी पढ़ा है। बिल्कुल मैंने सारे आंसर पढ़े बेटा। माइट भी मैं नाम बोलना बीच में रह गया होगा, आपका आंसर आने के बाद ना बहुत सारे आंसर और भी आ गए होंगे। तो आपका जो आंसर मेरे पास आया था वो मैंने पढ़ा था, मैं एक बार दोबारा भी देख रहा हूँ। आपने जो मेरे पास पार्टनरशिप का आखिरी डाउट भेजा था, उस पार्टनरशिप के आखिरी डाउट के बाद बेटा मेरे पास आपका कोई भी आंसर नहीं आया था। मेरे पास जितने आंसर है मैंने एक बार दोबारा चेक कर दिए, मेरे पास जो अभी आंसर आए हैं उसमें आपका आंसर नहीं आया। आपका सिर्फ पार्टनरशिप वाला पॉइंट आया था कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। चलिए ये हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 4 नंबर का, और क्योंकि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसे करने में, पढ़ने में, समझने में, डिस्कस करने में 12 मिनट लग गए बेटा। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या था, 12 मिनट लगे, तो 12 मिनट लगने का मतलब ये हुआ कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया। हमें अब और सिस्टमेटिक काम करना है, इसीलिए कहता हूँ पेपर को करते हुए पेपर पे कंसंट्रेट करना, वरना पेपर पूरा नहीं हो सकता। तो पेपर को पूरा करना सबसे ज़रूरी है और उसको पूरा करने के लिए सिर्फ उसी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। प्रगति ने पूछा कि मेरा मैसेज नहीं आया, नहीं आपका मैसेज आया था, मैंने आपका मैसेज पढ़ा भी था। और शुभम ने कहा है कि मेंस रिया, अच्छा मेरा आंसर बिल्कुल बेटा मैंने सारे आंसर पढ़े, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैंने सभी के आंसर पढ़े। क्योंकि अगर मैं आपके सभी के आंसर बोलकर सुनाऊंगा ना तो हमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम पेपर को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सभी के आंसर पढ़े, आंसर मैंने सारे पढ़े बेटा, कुछ मेन आंसर मैंने बोल के भी सुनाए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर, और थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके सामने आ रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। मैं एक बार आपके लिए 1 सेकेंड बेटा, मैं आपके लिए एक बार पेपर को शिफ्ट कर दूं ऊपर की तरफ, पेपर आगे बढ़ गया है एक्चुअली, राइट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बेटा आप ध्यान से देखो, तो जस्ट 1 सेकेंड, ये कहाँ गया, अब आ गया बेटा। ये भी एक केस स्टडी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी, एक बार आप खुद पढ़िए फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ केस स्टडी, ये केस स्टडी है, मैंने अपने नोट्स पे नोट कर लिया कि एक और केस स्टडी हो गया 4 नंबर का। अभी तक 8 नंबर का पेपर पढ़ रहे हैं, 8 केस स्टडी हो गए। मिस्टर अनिल फॉर्म्ड ओपीसी। ओके, देखो मैंने इस लाइन को देख के देखा कि सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर था, अभी का जो क्वेश्चन है वो कंपनी लॉ के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात कंपनी लॉ में ओपीसी के टॉपिक पर है। मिक्स क्वेश्चन हो गया बेटा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनी लॉ दोनों का क्वेश्चन हो गया। ऑन 16 अप्रैल 2018, 16 अप्रैल 2018 को उन्होंने ओपीसी बना दी है, दैट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाले थे। द टर्नओवर ऑफ ओपीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को उनका साल एंड हो गया, और ओपीसी की टर्नओवर 2.25 करोड़ रुपए थी।
हिज फ्रेंड सुनील वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन हिज ओपीसी। इनका दोस्त सुनील ओपीसी में इन्वेस्ट करना चाहता है। सो दे डिसाइड टू कन्वर्ट इट वॉलंटरीली इनटू प्राइवेट कंपनी। वो इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। कैन अनिल डू सो? क्या वो ऐसा कर सकता है? अब क्वेश्चन कहते हैं अनिल ने ओपीसी बनाई और ओपीसी का बिजनेस था कार बनाना। ओपीसी की टर्नओवर 2.25 करोड़ थी। उनका दोस्त सुनील भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। वो ओपीसी को प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। कैन दे डू सो? सबसे पहला पैराग्राफ, टॉपिक का नाम बताइए, फटाफट से बताइएगा टॉपिक का नाम। आपने मुझे फर्स्ट एंड थर्ड पैरा के आंसर साथ साथ बताने हैं बेटा। फर्स्ट बताओ टॉपिक का नाम, सेकंड पैरा मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉ मैं आपको सिखाऊंगा, आज लॉ मैं आपको सिखा रहा हूं, आपने आंसर बताना है। अगर आप लॉ भी टाइप करके भेज सको कोई दिक्कत नहीं, आपकी टाइपिंग स्पीड के ऊपर है। बताओ क्या टॉपिक है, कॉन्सेप्ट का नाम और टॉपिक का नाम बताना, आंसर मत बताना कैन ही डू सो कैन ही नॉट डू सो। कभी कहो जी वो कर सकता है वो नहीं कर सकता, ये नहीं है। थर्ड पैरा में, पहले पैरा में बताओ टॉपिक का नाम क्या है। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट टॉपिक का नाम बताओ क्या है बेटा। टॉपिक का नाम बताओ बेटा क्या है। शाबाश, देर नहीं लगाना, जल्दी से बताना, तो पेपर में टाइम कम पड़ जाएगा। मैं आपके मैसेजेस चेक कर रहा हूँ सब जगह से, फटाफट चैट पर से टॉपिक का नाम बताओ क्या है। शनाया का आंसर सबसे पहले आया है 1 पर्सन कंपनी इन कंपनीज एक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो 1 पर्सन कंपनी है कंपनीज एक्ट में, ये टॉपिक बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। आइए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले वाला आंसर मैंने पढ़ा, उसके बाद भी आंसर आ रहे हैं। अब सबसे पहले वाले आंसर के बाद बढ़ता हूँ। ये कहता है द केस डील्स विद ओपीसी। ध्यान दीजिए, 2 वर्ड बोलूंगा, केस डील्स विद ओपीसी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। केस डील्स विद ओपीसी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एक शब्द और ऐड करूंगा अब इसके अंदर, केस डील्स विद कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी। केस डील्स विद कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब फर्स्ट पैरा पूरा हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया हमारे पास। अब देखिए बेटा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा बहुत केयरफुली। सेकंड पैरा बेटा, सेकंड पैरा में बताता हूं। सेकंड पैरा में वो कह रहे हैं क्या ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, अब आप थर्ड पैरा का आंसर दो, सेकंड में आपको इसके बाद बताता हूं क्या ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बताओ थर्ड पैरा में क्या कहोगे इस केस में, इस केस के अकॉर्डिंग, इन दिस केस ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कैन ही कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी और ही कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी, या कोई और रीजन आप देना चाहो। बताओ बताओ बेटा, क्या हम इसे ओपीसी में को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप बताओ क्या कारण होगा, क्या रीज़न दोगे, आप बताओ। देखो मेरे पास गौतम का आंसर आया। गौतम बेटा आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर है आपका आंसर। गौतम मैं 1 मिनट के बाद पढ़ के बताऊंगा, आपका आंसर बहुत बढ़िया आंसर है। अभी जो भी आंसर है वो बहुत अच्छा आंसर है तुम्हारा, मैं 1 मिनट के बाद बताऊंगा। उसके बाद नारायण ने कहा है जी, नारायण ने क्या कहा, नारायण ने कहा इन दिस केस डील्स विद ओपीसी। ठीक है नारायण, ये बात ठीक है। उदित ने कहा यस। शुभम ने कहा यस, ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। ओके ओके शुभम, तुम्हारा आंसर भी बहुत अच्छा है भाई। नारायण का और शुभम का आंसर एक बहुत अच्छा आंसर है। और मैं दोनों के आंसर का जिस्ट क्रक्स आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं सर यहाँ तो ओपीसी की टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गई है। क्योंकि ओपीसी की टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गई है तो ओपीसी को तो वैसे ही कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। वो कहते हैं वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एक और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ ओपीसी की टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गई, याद कीजिए ओपीसी की कैपिटल 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करे, ओपीसी कैपिटल 50 लाख को एक्सीड ना करे और टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड ना करे, तो इसकी सिचुएशन में उन्हें इस ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जवाब है 4 नंबर में सवाल में क्या लिखोगे, पहले सेकंड पैरा में बताना। मेरे पास जैसे गौतम ने बहुत बड़ा आंसर भेजा है, वो गौतम का जो आंसर है वो सेकंड पैरा में बहुत अच्छा फिट बैठता। हम कहते हैं कि एक ओपीसी की टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो पर ईयर, या ओपीसी की कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, ये एक बात है। और हम इस ओपीसी की कैपिटल या टर्नओवर को अगर देखते हैं तो इस ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ जाता है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के अंदर। फिर एक बात गौतम ने एक बात और लिखी, देखो गौतम का आंसर कितना अच्छा है। गौतम ने एक आंसर में और भी बात लिखी कि सर पहले 2 साल तक हम ओपीसी को अपने आप कन्वर्ट नहीं करते हैं। ओपीसी को बनाने के बाद 2 साल तक अपने आप कन्वर्ट नहीं करते हैं। हाँ 2 साल में कन्वर्जन करना हो, क्योंकि ओपीसी 2018 में बनी है, 2019 में आप कन्वर्जन करने की बात कह रहे हो, तो आप तभी कन्वर्जन कर सकते थे जब टर्नओवर या कैपिटल ज़्यादा हो जाए।
तो इस सिचुएशन में क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा हो गई है तो हम इस ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टर्नओवर ज़्यादा नहीं हुई होती ना बेटा, टर्नओवर वाली लाइन नहीं लिखी होती तो हम इस ओपीसी को कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ओपीसी बनाए हुए 2 साल से ऊपर टाइम नहीं हुआ है। टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गई है, हम ओपीसी को कन्वर्ट करेंगे और इसे प्राइवेट कंपनी में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और सुनील को हम इस ओपीसी में शेयर होल्डर बना सकते हैं। हमारा थर्ड पैरा बनेगा, हमारी टर्नओवर एक्सीड कर गई है, हमें 2 साल नहीं हुए हैं, हम अपनी मर्जी से कन्वर्जन नहीं करा सकते थे, लेकिन टर्नओवर एक्सीड होने की वजह से हमें कन्वर्जन कराना पड़ेगा और इस सिचुएशन में ओपीसी को प्राइवेट कंपनी बना दी जाएगी। मेरे पास बड़ी सारी करेक्ट आंसर आए जो पूरे रीजन वाले आंसर आए। गौतम का आंसर बहुत अच्छा था, शुभम का आंसर बहुत अच्छा था, एक बड़ा ही कंप्लीट सा आंसर मेरे पास आया है, अच्छा आंसर आया शनाया ने 2 पार्ट्स में आंसर लिखकर भेजा है और ये बाकी आंसर भी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास नारायण का आंसर भी आया, उदित का आंसर भी आया। ये हमारी ओपीसी का कन्वर्जन हुआ। तो मैंने 4 नंबर में हमारे सेकंड सवाल को देखा जो ओपीसी के बारे में था। बेटा इसे करने में अब हमने 8 मिनट का टाइम लगाया है, वैसे मुझे इन्हें करने में 6 मिनट का टाइम लगाना चाहिए था, लेकिन पहले से हमने इम्प्रूवमेंट की। अब आपके आंसर भी बहुत क्वेश्चन के ऊपर ही आए, इधर उधर घूमे हुए आंसर नहीं आए। ऐसे ही बस आपको एग्जाम में सोचना है, थोड़ा सा एग्जाम में अपने आप को बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल कीजिए। पेपर के बियॉन्ड उल्टी सीधी बातें नहीं सोचना, बहुत टाइम पर पेपर पूरा करना है, 3 घंटे में हर हालत में पूरा करना है, पूरी जान लगा देनी है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट सामने लिखिए स्क्रीन पर है। स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो मैंने कहा जी ये तो एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया, तो मैंने अपनी शीट में मार्क कर दिया जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट थ्योरी क्वेश्चन आ गया और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से थ्योरी क्वेश्चन आ गया। थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने कहा भी अनअसर्टेन गुड्स को बेचते हुए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये आपको बताने हैं। बताओ बेटा अनअसर्टेन गुड्स को बेचते हुए क्या एलिमेंट होने चाहिए, आपने मुझे ये एलिमेंट्स बताने हैं। आप सब मुझे इनको एक बार डिस्कस करके बताओ, एक एक पॉइंट सब भेज दो। अनअसर्टेन गुड्स के बारे में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक एक पॉइंट सभी भेज दो। और थ्योरी क्वेश्चन है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कोई फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा थर्ड पैरा सीक्वेंस में रहेंगे, आपको जो सबसे बढ़िया पॉइंट पहले लगते हैं मुझे भेजो। अनअसर्टेन गुड्स और उनका एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन शब्द का मतलब होता है गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट में यूज करना, कॉन्ट्रैक्ट में बेचना। इनके बारे में क्या एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं। अब सेल ऑफ गुड्स आपने पूरा पढ़ दिया, स्टडी मॉड्यूल से पूरा एक एक शब्द एक एक पैरा आपने देखा है, तो अनअसर्टेन गुड्स के ऊपर अलग से एलिमेंट जैसा टॉपिक नहीं था, लेकिन आप इसे बना सकते हो। अनअसर्टेन गुड्स से सेल कैसे होती है आप इसे बताओ, ये मुझे बताना बेटा। मेरे पास एक जवाब आया शनाया ने कहा दिस टॉपिक इज एग्जिस्टिंग गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। शनाया तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा केस स्टडी थोड़ा ना है शनाया जो आप फर्स्ट पैरा ऐसे बनाओगे। अब तो बेटा इवन प्रगति ने कहा दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। बहुत अच्छी बात है, दोनों बच्चे तुम इतना समझदार हो गए। केस स्टडी से बाहर आ जाओ मेरे बच्चों, केस स्टडी से बाहर आ जाओ। अब थ्योरी क्वेश्चन है, आप तो पॉइंट्स बनाकर आंसर दे सकते हैं, तो आप थोड़ा ना कहेंगे कि ये टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेल ऑफ गुड्स एक्ट से डील करता है या सेल ऑफ गुड्स में डील करता है, ऐसा कुछ बताने की क्या जरूरत है। अब तो रूल शुरू हो जाएंगे एलिमेंट्स। ओके, प्रगति ने कहा जी गुड्स शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट। देखो प्रगति ने कैसी बात कही, प्रगति कहती है गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो। बेटा प्रगति गलत हो गया तुम्हारा आंसर। देखो अनअसर्टेन गुड्स हैं, जो गुड्स अभी डिसाइड ही नहीं हुई, जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। बेटा जो सिलेक्शन ही नहीं हुआ वो डिलीवरेबल स्टेट में कहाँ से आ जाएंगी, पहले सिलेक्शन होगा उसके बाद ही तो डिलीवरेबल स्टेट में आएंगी बेटा। तो अभी तक तो इनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ बेटा, गलत पॉइंट हो गया। और बताओ बेटा अनअसर्टेन गुड्स के बारे में क्या कहते हो। देखो भी नारायण का आंसर आया है, नारायण ने भी पहली बात तो यही बोली गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। नहीं बेटा नारायण ये बात गलत हो गई। उसके बाद का गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी टू द बायर और हिज एजेंट और द कैरियर। ये बात नारायण तुम्हारी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अनअसर्टेन गुड्स के बारे में बेटा ये बात कुछ बनी नहीं। आप कह रहे हो गुड्स एप्रोप्रिएट कर दो डिलीवरी में बायर को, पहले अनअसर्टेन गुड्स को बता दो उसके बाद ये पॉइंट बताना बेटा। और बताओ बेटा, शाबाश। देखो आपको लॉ सबको पता है, सिर्फ आपको अरेंज करना सीखना है, आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। शनाया ने कहा दोज गुड्स इज नॉट सेलेक्टेड बाय द बायर। बहुत बढ़िया, शुरुआत यहीं से करते हैं। तो शनाया की बताई हुई लाइन से शुरुआत कर रहे हैं। हम कहेंगे पहला पॉइंट 4 नंबर में है, कम से कम 5 पॉइंट जरूर बताएं। पहला पॉइंट अनअसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट बीन सेलेक्टेड बाय द बायर और द सेलर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
तो अनअसर्टेन गुड्स वो हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अभी सेलर या बायर ने सिलेक्शन नहीं किया। पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट, याद कीजिए अनअसर्टेन गुड्स की सेल के अंदर मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप तब तक नहीं जा सकती है जब तक कि वो असर्टेन ना हो जाए। तो पहले मैं सेल की यही बात बताऊंगा। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ध्यान से देखना, इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द गुड्स बिकम असर्टेन्ड। अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप तब जा सकती है जब गुड्स असर्टेन हो जाती है। सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट पूछूंगा, थर्ड पॉइंट बताऊंगा। मैं कहूंगा कि इन अनअसर्टेन गुड्स, जो गुड्स अनअसर्टेन है, अभी तक असर्टेन नहीं हुई है क्योंकि ओनरशिप जा नहीं सकती है, तो उनके अंदर पहले अग्रीमेंट टू सेल ही बनेगा। पहले क्या बनेगा? अग्रीमेंट टू सेल बनेगा। और अग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद, जब अग्रीमेंट टू सेल बन चुका होगा, उसके बाद जब वो गुड्स असर्टेन हो जाएंगी तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। तो थर्ड पॉइंट जरा बड़ा है। इन अनअसर्टेन गुड्स, इन अनअसर्टेन गुड्स initially an agreement to sell is created. It is not possible to create a contract of sale. It is not possible to create a contract of sale in the beginning. शुरुआत में contract of sale नहीं बन सकता है. And in case of unascertained goods, first of all agreement to sell is created, then the goods will be ascertained, and after ascertainment of goods the contract of sale will be created. थर्ड पॉइंट हो गया। तीन पॉइंट हमारे बहुत बड़े बड़े हो गए, मेन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है, अब चौथे पॉइंट में एप्रोप्रिएशन की बात बताऊंगा। एप्रोप्रिएशन होता है कि गुड्स सेल के अंदर लगा देना, सेल के अंदर दे देना। तो सेल में गुड्स का एप्रोप्रिएशन कब होगा? जब पहले उसका सिलेक्शन होगा। जैसे कुछ देर पहले नारायण ने एक पॉइंट भेजा भी था, तो मैं फोर्थ पॉइंट में कहता हूं, इन अनअसर्टेन गुड्स फर्स्ट ऑफ ऑल देयर सिलेक्शन इज मेड, आफ्टर विच द गुड्स विल बी एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में यूज होंगी। गुड्स विल बी एप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर एंड बायर, देयर डिलीवरी विल बी गिवन बाय सेलर टू द बायर, सो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड। पांचवें पॉइंट में क्या करेंगे? एक एग्जांपल दे दीजिए कि राम गोज टू अ सेलर श्याम एंड राम वांट्स टू बाय सम फर्नीचर, है ना। देयर आर मेनी पीसेज ऑफ फर्नीचर लाइंग देयर। राम ने श्याम से फर्नीचर खरीदना है, फर्नीचर के वो बहुत सारे पीसेज वहां पड़े हैं। इनिशियली एन अग्रीमेंट टू सेल इज मेड, देन द राम सेलेक्ट्स द पीस ऑफ फर्नीचर। पहले अग्रीमेंट टू सेल बनता है, फिर राम फर्नीचर का पीस पसंद करता है, देन इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो ये अनअसर्टेन गुड्स थी जो कि बाद में असर्टेन हुई। ऐसे आप बेटा आपने आंसर देना है। ठीक है बेटा, देखो मेरे पास एक आंसर था। विशाल ने कहा कंडीशंस मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट। विशाल बेटा ये लाइन थोड़ा अधूरी रह गई है, इसका मीनिंग नहीं बना बेटा पूरा। अच्छा, आपने कहा सिलेक्शन ऑफ गुड्स, आपने कहा प्राइस ऑफ गुड्स मस्ट बी फिक्स बाय बोथ पार्टी। विशाल के मैंने तीनों मैसेज बताए पहले। बेटा प्राइस ऑफ गुड्स मस्ट बी फिक्स बाय बोथ पार्टी, बेटा ये इसका अनअसर्टेन या असर्टेन गुड्स के साथ कोई लिंक नहीं है। ये तो मेरे बच्चे सिर्फ प्राइस की बात है। प्रगति ने कहा एसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रगति ने कहा ये एसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। प्रगति कुछ हद तक की बात ठीक है बेटा, कुछ हद तक कह सकते हैं, बट बहुत कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना बेटा ये। उसके बाद नारायण ने कहा एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर। नारायण तुम्हारा जो स्टेटमेंट है बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है। उसने एप्रोप्रिएशन शब्द को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है गुड्स को पसंद करना, सिलेक्शन करना, कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मुझे गौतम ने एक जवाब भेजा है कि अच्छा सर मतलब इसमें प्रोसेस भी बताना था अनअसर्टेन गुड्स का। हाँ बेटा गौतम, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे एलिमेंट्स पूछे हैं। एलिमेंट मतलब अनअसर्टेन गुड्स की सेल में क्या एलिमेंट हैं। सेल में एलिमेंट मतलब सेल किन चीज़ों से बनी है, तो सेल का प्रोसेस आ गया इसके अंदर। यहाँ पर एक बात और बताऊँगा। प्रगति बेटा क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वैसे तो सभी बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे, सभी ने सुनना है। प्रगति ने मुझे लास्ट वीक पिछले हफ्ते क्लास में एक सवाल पूछा था। प्रगति ने कहा था कि मेरी एक फ्रेंड ने कहा था, प्रगति मुझे तुम्हारा सवाल याद है, तुमने कहा था कि उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि वो सब कुछ क्रैम करके मतलब रट के चली गई थी एग्जाम में, उसके 86 नंबर आए। देखो बेटा प्रगति, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 12 नंबर का आपके सामने पढ़ा, आपने ध्यान से सोच के बताना है। 12 नंबर में से बेटा 8 नंबर का तो केस स्टडी था, 4 नंबर की थ्योरी थी। देखो 8 नंबर के केस स्टडी में रट्टाफिकेशन का कोई काम ही नहीं था बेटा, इसको हम रट ही नहीं सकते थे, ये तो हमें अपने आप ही बनाना पड़ता। और 4 नंबर का तो थ्योरी आई ना बेटा, ये देखो कितनी घुमा के थ्योरी आई है ना, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है, घुमा के थ्योरी आई, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, ट्विस्ट था इसके अंदर। तो इसको भी किताब से रट के आंसर नहीं दे सकते, किताब में कहीं पर ये टॉपिक ऐसे नहीं मिलता। ये तो अलग अलग पॉइंट्स थे जिनको हमने जोड़ के आंसर बनाया। तो देखो यहाँ भी रट्टाफिकेशन काम नहीं कर सकता।
आप मुझे बताओ एक बार, आपकी फ्रेंड ने अगर नवंबर 2019 का एग्ज़ाम दिया होगा तो सोचो बेटा यहाँ उसने कहाँ रट्टा मारा होगा, है ना बेटा। आप ध्यान देना बेटा, आपको ढेर सारे बच्चे कहेंगे प्रगति एक आंसर लिखकर भेजना, जवाब लिखकर भेजना है बेटा तुमने। आप सभी ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे बच्चों के पिछले अटैम्प्ट में अच्छे नंबर आए हों या ख़राब नंबर आए हों, वो बच्चा आपसे कभी कभी कुछ अजीब सी बातें कहेगा। एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ गए हों, एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, तो कभी आपको अपनी सक्सेस का सीक्रेट नहीं बताना चाहता। वो क्यों नहीं बताना चाहता? उसको डर होता है कि आपके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर दुनिया में सभी बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएं तो उस बच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। तो 4 बच्चे हैं, एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, 3 बच्चों के खराब नंबर आए, तो वो बच्चा हीरो है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सब उसको प्रेज करते हैं। और 4 बच्चे हैं, चारों के अच्छे नंबर आ गए ना बेटा, तो उनमें से सबकी वैल्यू बराबर है बेटा, उनमें से कोई भी सुपीरियर नहीं माना जाएगा, है ना बेटा। मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी मैनेजमेंट में सुनी है, पेपर के साथ आपको बताता हूँ, हमेशा पढ़ते हुए ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया 12 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन को करके आपने पाया कि इसमें 2 केस स्टडी थे जहां कोई रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। एक थ्योरी क्वेश्चन है, वो भी इतना घुमाया हुआ था कि रट्टाफिकेशन वहां भी काम नहीं करेगा, आपको नॉलेज से लिखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए एक बार किसी ने, कि कभी कभी एक बच्चा एक एग्ज़ाम में टॉप कर जाता है। आप बताना इस कहानी के बारे में, कहानी कैसी लगी। कभी कभी एक बच्चा एक एग्ज़ाम में टॉप कर जाता है। अब उस बच्चे के पेरेंट्स को पूछो, उसकी मम्मी पापा से पूछो कि आपका बच्चा कितनी देर मेहनत करता था, इसके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए, ये टॉपर है, कितनी देर मेहनत करता था। तो बच्चे के पेरेंट्स आपको बताएंगे, मम्मी पापा आपको बताएंगे कि भाई हमारे बच्चे ने टॉप किया, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, ये तो हल्का हल्का पढ़ता था, अपना काम करता रहता था, थोड़ा बहुत देर पढ़ता था, कभी पढ़ाई में टेंशन नहीं लेता था, नॉर्मल 2-3 घंटे बैठ के पढ़ता था, ये तो टॉप कर गया, है ना बेटा। अब आप देखो प्रैक्टिकल बात, एक बच्चा अगर एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़े तो मानिए वो एक एग्ज़ाम में टॉपर नहीं होगा। वो टॉपर रहा तो वो 10-10 से 12-12 घंटे रोज पढ़ता होगा बेटा, 15-15 घंटे पढ़ता होगा। लेकिन देखो मैनेजमेंट की बात समझो, जब आप एक बड़ी सी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे ना तो आप क्या समझेंगे। देखो बेटा, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो हर रोज 12 घंटे पढ़ता है और एक सीए के एग्जाम में टॉप कर जाता है। आप किसी को बताओ मेरे बच्चे ने हर रोज 12-12 घंटे पढ़ाई की, 15-15 घंटे पढ़ाई की, सीए के एग्जाम में टॉप किया, तो सब बोलेंगे हाँ बच्चे ने मेहनत अच्छी की, मेहनत अच्छी की, टॉप कर गया। दूसरे बच्चे के बारे में बोलो, वो टॉपर है, बोलो मेरा बच्चा सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ता था और एग्जाम में टॉप कर गया। अगर आपने कहा मेरा बच्चा 2 ही घंटे पढ़ता था और एग्जाम में टॉप कर गया, तो बच्चा ना सिर्फ मेहनती है लेकिन बच्चा जीनियस है, उसका दिमाग बड़ा शार्प है। मैं पता है क्या बोलूंगा, यार ये बच्चा 2 घंटे पढ़ के एग्जाम में टॉप कर गया, अगर ये 12 घंटे पढ़ता तो ये तो एग्जाम के अंदर झंडे गाड़ देता बेटा, आग लगा देता एग्जाम के अंदर। सोचो, जो बच्चा 12 घंटे पढ़ के एग्जाम में टॉप करता है और जो बच्चा 2 घंटे पढ़ के एग्जाम में टॉप करता है, तो 2 घंटे वाला इंटेलिजेंट है ना ज़्यादा बेटा। 2 घंटे पढ़ के एग्जाम में टॉप कर गया, उसके जैसा तो दिमाग ही नहीं है किसी का। और जो 12 घंटे पढ़ के टॉप किया वो तो बेटा बुल लेबर, बैल की तरह काम करने वाला इंसान है, काम करा लो बेटा, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है उसके अंदर। तो 12 घंटे पढ़ने के बाद टॉप किया तो भी हम उसको बोलेंगे हमारे बच्चे ने 2 घंटे पढ़ के टॉप किया, तो उसकी वैल्यू बनेगी बेटा। तो अगर एक बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं ना, आपको हमेशा कहेगा तुम क्राइम कर दो, तुम रट्टा मार दो, पेपर आसान होता है, मैंने तो बिना पढ़े ऐसे दे दिया, कोई समझा भी नहीं, केसेस भी नहीं किए। बच्चा कहेगा मैंने केस ही नहीं किए और मेरे तो लॉ में 80 नंबर आ गए। अब देखो 80 नंबर का पेपर तो बच्चे ने अटेम्प्ट अगर किया, 80 नंबर स्कोर किए, तो उसने पूरा पेपर बड़ी अच्छे से किया होगा। वो अपना जिंदगी का सीक्रेट आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर आपके भी उतने ही नंबर आ गए तो बेटा आपके भी उतने नंबर आने का मतलब है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, हार्ड वर्क करो, खूब मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, दिमाग से काम करो, दिमाग से काम करो और खूब हार्ड वर्क करो। 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होते ही सक्सेस मिलेगी। ठीक है बेटा। चलिए मैं एक बात बताता हूँ, देखो मुझे शुभम ने बात कही सर वो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। हाँ शुभम तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा देखो हर बच्चा हार्ड वर्क करेगा तभी उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बट वो बच्चा बताना नहीं चाहेगा अपना सीक्रेट। तो तुम्हें ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है जिसके तीनों हिस्से आपने कर दिए। 8 नंबर की थ्योरी थी, केस स्टडी थे, 2 नंबर की थ्योरी थी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूं बेटा। सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा थ्योरी है आपके सामने, अब आप इसको ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट तो मैंने मार्क कर लिया, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, और प्लीज बड़ा केयरफुली देखिए। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, ये जो है थ्योरी है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, दिस इज थ्योरी, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। ये सीधी सीधी थ्योरी है, आप इसका आंसर बना भी सकते हो बेटा। और ओके ओके, देखो इसका आंसर कितना अच्छा आंसर है। क्वेश्चन है डिफाइन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है?
इसके लीगल रूल्स क्या हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपने मुझे भेजना है। और देखो प्रगति का आंसर आ गया है। प्रगति तुमने बड़ा अच्छा आंसर भेजा बेटा, मैं तुम्हारा आंसर भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन तुमने मेरे वाले सवाल का आंसर नहीं भेजा बेटा। वो बताओ बेटा, वो फ्रेंड बदमाशी करी होगी ना आपने, जिस फ्रेंड की बात बताई थी लास्ट में, झूठ बोल गई होगी ना बेटा। ये जो क्वेश्चन आप नंबर 2 का ए पार्ट देख रहे हो ना, ये रट के आंसर हो सकता था, रट्टा मार के इसका आंसर हो सकता है, बट पहले क्वेश्चन का नहीं हो सकता था। जल्दी से बताओ, एक बार इस बात का भी जवाब भेजो। देखो प्रगति ने कहा कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कंसिडरेशन की? डेफिनेशन उसने भेजी है, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एनी अदर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आपने पूरी लंबी डेफिनेशन भेजी है, बहुत बढ़िया डेफिनेशन। इस एब्सटिनेंस और इस कॉल कंसिडरेशन। उसके बाद आपने रूल्स भेजे हैं कंसिडरेशन के, समथिंग इन रिटर्न मस्ट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। सेक्शन 25 विदाउट कंसिडरेशन वाला है, जहां उसके एक्सेप्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और ये आपने मुझे बड़ा सारा चेक पॉइंट और भेजा, कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटरी, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, नीड नॉट बी एब्सोल्यूट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एब्सोल्यूट नहीं होता बेटा, नीड नॉट बी अडेक्वेट होता है बेटा, अडेक्वेट। एब्सोल्यूट कह सकते हो, अडेक्वेट शब्द ज़्यादा अच्छा है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। प्रगति तुम्हारा आंसर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर, ऑलमोस्ट अच्छा आंसर है। 7 नंबर के लिए है तो 2-3 पॉइंट और बताना, आंसर पूरा हो गया। नारायण ने कहा कंसिडरेशन सेक्शन 2D में डिफाइन है, मीन समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। बहुत बढ़िया बात। प्रगति आप भी क्विड प्रो क्यो जरूर बताना, और नारायण बेटा आपने रूल्स भी बताने होंगे, बिल्कुल ठीक आंसर हो गया। उदित ने कहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D कंसिडरेशन इज गिवन ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ऑन द डिजायर नहीं होता, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर कहना बेटा। टू एक्ट हैज समथिंग, डज समथिंग और टू डू समथिंग, वन समथिंग इन रिटर्न टू, इट मस्ट बी रिलेटिंग टू, कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सेक्शन 25 विदाउट। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक। उदित तुम्हारा आंसर भी ठीक है बेटा, अच्छा आंसर है। देखो उदित तुमने कितना अच्छा आंसर भेजा बेटा, ये इतना अच्छा आंसर, अगर तुम इसी तरह से अच्छे अच्छे आंसर भेजोगे ना, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसी तरह से अच्छा आंसर भेजो, क्वालिटी बना आंसर भेजो। जो पहले आंसर भेजते हो ना बेटा, कभी कभी तुम्हारे आंसर बड़े खराब होते हैं। देखो कितना अच्छा आंसर तुमने भेजा बेटा उदित, ये बहुत अच्छा आंसर है, कीप इट अप, ऐसे ही काम कर, पूरे राजस्थान में झंडे गाड़ेगा बेटा। उसके बाद शुभम ने कहा है सारे क्वेश्चन 12 नंबर के कॉम्बिनेशन से ही आते हैं। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन 12 नंबर की कॉम्बिनेशन से आते हैं। 12 नंबर के कॉम्बिनेशन वाले आपको क्वेश्चन करने हैं, और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 12 × 5 60 नंबर का पेपर हो गया। उसके बाद मुझे पूछा है शनाया ने, कंसिडरेशन शनाया ने बताया, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी काइंड ऑफ एग्जांपल, सेलर कैन गिव अ कार टू बाय। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है शनाया, बहुत अच्छी बात है बेटा। प्रगति ने बिल्कुल, प्रगति जी कहती है आपने सही बोला। तो बस बेटा प्रगति तुमने अच्छे से काम करना है। मैं ऑफिस में हमारे सर से बात कर रहा था, आप कई बच्चों के बारे में बातें होती हैं, कभी कभी मैं उनको बता रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, आप में से बहुत अच्छे आंसर दे सकते हो। बस अब तूने बिल्कुल मेरी बात मान के रखनी है, 90 नंबर से कम नहीं लाने। अगर तेरे बेटा 90 से कम आ गई, प्रगति सुन बेटा ध्यान से मेरी बात, तेरे 90 से कम आई बेटा, कानपुर में ही तेरे से लड़ने आऊँगा फिर मैं। अगर तेरे लॉ में 90 से कम नंबर आए तो तू तैयार कर लियो, कानपुर में ही अगली फ्लाइट से पहुँचूंगा और झगड़ा करके जाऊंगा तेरे से बेटा। 90 से कम नंबर नहीं देके आने तूने बेटा किसी भी हालत में, ठीक है ना। 90 कम से कम, ये मिनिमम है। ऊपर लाना है तेरी मर्जी, वो अच्छी बात है। 90 से ऊपर ऊपर तूने नंबर लेकर आने बेटा। चलिए, ये बहुत अच्छे आंसर है, लेकिन मेरे पास जो अभी आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर साथ साथ भेजो बेटा। मेरे पास नारायण का आंसर आया, बहुत अच्छा आंसर। उदित का आंसर बहुत अच्छा है। शुभम का आंसर आ गया, शनाया का आंसर आ गया है, और मेरे पास आंसर आ गया, गौतम का भी आंसर आ गया है, विशाल का भी आंसर आया है। विशाल का आंसर पिछले वाले क्वेश्चन का था। ठीक है बेटा, सभी आंसर भेजो, आपके आंसर बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब आपके आंसर बहुत बढ़िया आ गए। ये सीधा थ्योरी क्वेश्चन था, सभी के आंसर आपके ठीक आ गए। आइए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट के ऊपर। आप सामने खुद पढ़ के देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट थ्योरी क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, और आप ध्यान से देखोगे तो एलएलपी के ऊपर है। इसके ऊपर है, एलएलपी के ऊपर है। डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच LLP will be liable and not liable for the acts of partner। LLP अपने पार्टनर के किए गए कामों के लिए कब लाइबल होती है और कब नहीं होती है। 5 नंबर। अगेन थ्योरी है, लेकिन जरा ट्विस्ट के साथ थ्योरी है। सीधा किताब से कॉपी नहीं हो पाई, हम सीधा आंखें बंद करके किताब से रट्टा मार के नहीं छाप सकते, तो हमें बनाना पड़ जाएगा आंसर अपने आप। 2.5 नंबर के हिसाब से आंसर दो, 2.5 का आंसर दो। LLP अपने पार्टनर के कामों के लिए कब लाइबल है, 2.5 का आंसर दो। LLP अपने पार्टनर के कामों के लिए कब लाइबल नहीं है। दोनों पार्ट्स के आंसर एक ही बार बताइए। एक बार बेल बजा रहा हूँ पानी के लिए ना। बस गई, बताओ बेटा जल्दी से बताओ, शाबाश। चलिए आप आंसर भेजोगे क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, तो मैं भी आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूँ इसको। देखो एक बार आपने सभी ने ध्यान देना है, ठंडा भरवा देना, आप ध्यान से देखना।
एक एलएलपी अपने पार्टनर के कामों के लिए कब लायबल होती है, कब लायबल नहीं होती है? वैसे तो देखो पॉइंट्स हैं, मैं कहूँगा कुछ सर्कमस्टांसेस में एलएलपी अपने पार्टनर के कामों के लिए लायबल होती है और कुछ सर्कमस्टांसेस में नहीं होती है। चलिए मेरे पास देखिए एक आंसर उदित ने भेजा। उदित ने कहा एलएलपी लायबल होगी पार्टनर के कामों के लिए विद अथॉरिटी, नॉट लायबल व्हेन पार्टनर वर्क्स विदाउट अथॉरिटी, सेक्शन 27। तो उदित तुम्हारा ये वाला आंसर अच्छा है। देखो तू कितना समझदार हो गया बेटा उदित, ऐसे ही समझदार रहना है, एग्जाम तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। अभी आंसर तुम्हारा अच्छा है, क्वालिटी वाइज आंसर बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब पता है क्या है कि तुम्हें एक बार सुबह पकड़ के 2 मिनट डांट लगानी जरूरी है। तुम्हें डांट लगाते ही तुम्हें एक एंटीबायोटिक मिल जाती है, फिर तुम्हारा इलाज बहुत अच्छा हो जाता है, तुम्हारे आंसर परफेक्ट आते हैं। इसका मतलब बेटा हमें तुझसे एक रैंक निकलवाना है अच्छा सा, तेरे से 90 नंबर निकलवाने हैं, तो बस तेरी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी बेटा, नहीं पिटाई करके ठीक करना पड़ेगा, तेरे नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। ऐसे ही आंसर भेज बेटा, इस आंसर को बेटा और एलोबरेट कर और एक्सप्लेन कर बेटा, ये अच्छा आंसर है और एक्सप्लेन कर, 5 नंबर के लायक आंसर एक्सप्लेन करो। आपने कहना है जब एक पार्टनर अपनी अथॉरिटीज के अंदर काम करता है, जब एक पार्टनर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करता है तो एलएलपी लायबल होती है। एलएलपी लायबल होती है पार्टनर के किए गए कामों के लिए जब पार्टनर अपनी अथॉरिटीज में काम करता है, जब पार्टनर अपनी पावर्स के अंदर काम करता है। अगर एक पार्टनर एलएलपी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, एम्प्लॉयज को जॉब पर रखे, गुड्स खरीदे, गुड्स को बेचे, प्रॉपर्टी खरीदे, प्रॉपर्टी बेचे, तो एलएलपी लायबल होती है। ऑन द अदर हैंड एक एलएलपी पार्टनर के किए गए कामों के लिए लायबल नहीं होगी। नंबर 1, अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटीज के बियॉन्ड काम किया, अगर पार्टनर ने अपनी दी गई पावर्स के बियॉन्ड काम किया तो एलएलपी लायबल नहीं होगी। नंबर 2, एक पार्टनर ने कोई कंप्लीटली इलीगल ट्रांजैक्शन की, पार्टनर ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जो इलीगल है, जो अनलॉफुल है, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं हो सकता। पार्टनर ने कहीं पर चोरी कर दी, पार्टनर ने क्या किया, कहीं का किसी का मर्डर कर दिया, एलएलपी के ऑफिस में कस्टमर आया, पार्टनर ने उसको मार दिया, तो एलएलपी की लायबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि पार्टनर का काम अनलॉफुल है। तो इन सर्कमस्टांसेस में एलएलपी की लायबिलिटी नहीं होती। फिर कहना, अगले पॉइंट में कहना, नॉर्मली आप ध्यान रखें एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। क्योंकि एलएलपी सेपरेट लीगल पर्सन है तो सेपरेट लीगल पर्सन होने की वजह से एलएलपी अपने पार्टनर्स के किए गए कामों के लिए लायबल होती है, क्योंकि एलएलपी के पार्टनर्स ही उसके बिहाफ पर उसको संभालते हैं। और एलएलपी अपने पार्टनर्स के किए गए कामों के लिए लायबल होती है क्योंकि पार्टनर्स को एलएलपी में काम करने की परमिशन है, बट वो पार्टनर होना चाहिए डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए बेटा। अगर एक नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर, साधारण पार्टनर, ऑर्डिनरी पार्टनर एलएलपी के अंदर कोई काम करे जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो फिर हम एलएलपी को लायबल नहीं करते क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी में नहीं था बेटा। बस बेटा आपको ये सब आंसर देना है, ये 5 नंबर के लायक हमारा आंसर बनाना है बेटा। मेरे पास देखो एक आंसर है, बहुत अच्छा आंसर मेरे पास आया है। ये मैंने बताया था उदित का आंसर बड़ा अच्छा आया था। उसके बाद था विशाल का आंसर था कि इफ़ ए पार्टनर डू एनी फ्रॉडुलेंट एक्ट इन द नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी इज ऑल्सो लायबल। अच्छा आपने कहा पार्टनर ने फ्रॉड किया, एलएलपी लायबल है, तो इस लाइन में बेटा विशाल ये भी कहना पार्टनर के किए गए फ्रॉड के लिए एलएलपी लायबल होगी, लेकिन बेटा कब होगी? आपने कहना है कि एलएलपी लायबल तब होगी, बड़ा ध्यान से एक बात को देखना, जबकि एलएलपी के ऑर्डिनरी बिजनेस में पार्टनर ने उस काम को किया। अगर पार्टनर ने एलएलपी के ऑर्डिनरी बिजनेस में काम किया तो एलएलपी लायबल होती है। ठीक है बेटा, एक सेकंड रुकिए बेटा, मैं एक बार आपको चेक कर दूं। ओके ओके ओके, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आपका एक जवाब आया है, ये मैंने आंसर पढ़ा था, किसका आंसर? विशाल का आंसर पढ़ा था। फिर उदित ने एक आंसर और भेजा, इफ पार्टनर बिहेव फ्रॉडुलेंटली, ओके ओके ओके, पार्टनर बिहेव फ्रॉडुलेंटली अगेंस्ट थर्ड पार्टी, एलएलपी नॉट लायबल। बेटा कहना अगर पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किया तो एलएलपी वहाँ भी लायबल हो जाती, लेकिन पार्टनर अपनी पावर्स के अंदर काम कर रहा हो। अगर पार्टनर ने अपनी पावर्स के बियॉन्ड काम किया तो एलएलपी लायबल नहीं होती। देन बेटा प्रगति ने एक आंसर भेजा, पार्टनर इज नो हैज़ नो अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी। प्रगति ये तुम्हारा आंसर ठीक है जो तुमने भेजा अभी, पार्टनर हु इज़ नो अथॉरिटी टू बिलीव हिम, बिल्कुल ठीक है प्रगति वाला आंसर। नारायण ने आंसर भेजा है, एलएलपी इज लायबल, पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू अनदर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। नारायण तुम्हारा आंसर भी बहुत अच्छा है बेटा। शुभम ने आंसर भेजा है, व्हेन द पार्टनर डू सम वर्क फॉर द फर्म विद इन हिज अथॉरिटी बट इफ द समथिंग गोज रॉन्ग देन द फर्म इज लायबल फॉर द वर्क ऑफ पार्टनर, बिल्कुल ठीक बात है। when the partner work done by partner is beyond his authority then the firm is not liable। शुभम तुम्हारा आंसर बहुत बढ़िया बेटा, आंसर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा आंसर है बेटा। प्रगति ने एक आंसर और लिखा, LLP is liable if the partner of LLP is liable to any person result of a wrongful act or omission on his part in the course of business of, बिल्कुल ठीक है।
प्रगति, ये आंसर भी ठीक है बेटा, आपके सभी के आंसर बहुत अच्छे आए। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन नहीं था, हल्का सा घुमाया हुआ थ्योरी क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के ए पार्ट, और ए पार्ट के अंदर इंटरनल चॉइस है। तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो ए पार्ट है, उस ए पार्ट का भी वन पार्ट आपके पास चॉइस थी, आप चाहे इसे करें चाहे आप इसके बी पार्ट को करें। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था, 2 नंबर में, व्हेन द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। याद कीजिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कब हो जाती है ये बताना है, या इसके बदले आप दूसरा थ्योरी क्वेश्चन बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गुडविल क्या होती है। तो आइए एक बार हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, आप भी आंसर भेजते रहो। पहले कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में आंसर है, बताओ बेटा आप कैसे कहोगे। बताओ बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में। ओके, चलो मैं भी आपको साथ साथ आंसर बताता हूं। देखो बेटा, मैं इसमें कहूंगा, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी कोई चेंज होता है, याद कीजिए पार्टनरशिप फर्म में चेंज होता है, एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ की जैसा, और चेंज होने से पहले पार्टनरशिप फर्म ने किसी पर्सन की कोई गारंटी दी थी। तो एक पार्टनरशिप फर्म में चेंज हुआ, चेंज होने से पहले पार्टनरशिप फर्म ने कोई गारंटी किसी की दी थी। तो जब पार्टनरशिप फर्म ने कोई गारंटी दी थी, तो उस सिचुएशन में वो कंटिन्यूइंग गारंटी एंड हो जाती है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने कहीं कोई गारंटी किसी पर्सन को दी है और उसके बाद फर्म के अंदर चेंज हो गया, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी एंड हो जाती है। कारण ये है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर चेंज होने से उसकी पहले दी गई गारंटी बेकार हो गई, क्योंकि फर्म ने जो गारंटी दी थी वो ओरिजिनल फर्म ने दी थी, अब उसके अंदर चेंज हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पहले एक फर्म थी जिसमें ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, अब 4 पार्टनर्स की फर्म के अंदर चेंज हो गया, और नाउ फर्म के अंदर से एक पार्टनर चला गया। क्योंकि फर्म के अंदर से एक पार्टनर चला गया, तो इस सिचुएशन में जो गारंटी दी गई थी वो वेस्ट हो गई, और इस सिचुएशन में हमारी फर्म की कंटिन्यूइंग गारंटी आज के बाद काम नहीं करेगी। तो एक फर्म ने अगर किसी को गारंटी दी हो, तो वो गारंटी काम करना बंद कर देगी। गारंटी काम करना कब बंद कर देगी, अगर फर्म के अंदर चेंज हो जाता है। बेटा उदित ने पूछा है गारंटी बाय प्रॉफिट से रिलेट नहीं है। नहीं बेटा, याद कीजिए पार्टनरशिप में आपने टॉपिक पढ़ा था पूरा कंटिन्यूइंग गारंटी, कि फर्म ने किसी पर्सन को, बाहर वाले किसी पर्सन को कोई गारंटी दी हुई है, तो वो गारंटी खत्म हो जाती है अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई चेंज हो जाता है। ये उसके ऊपर सवाल था बेटा। और उसके बाद में अब अगला आपको सेकंड इसका बी पार्ट बताता हूँ, सेकंड पार्ट बताता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गुडविल का क्या मीनिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गुडविल के प्रोविजंस तो लिखे हैं कि जब एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो अपनी गुडविल लेकर आता है, लेकिन गुडविल शब्द का कोई मीनिंग एज सच वहाँ नहीं था। तो अगर आप इस सवाल को देखोगे ना, तो आपको ध्यान से इसका आंसर बनाना पड़ेगा। आपको कहना है कि गुडविल का मीनिंग है एक फर्म की वो कैपेबिलिटी जिससे वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकती है। गुडविल का मीनिंग है एक फर्म की वो कैपेबिलिटी जिससे वो प्रॉफिट कमाए। तो जब भी एक पार्टनर, फिर आप बताना कि जब भी एक पार्टनर का फर्म के अंदर एडमिशन होता है, तो एडमिशन होने के केस में पार्टनर अपनी फर्म के अंदर गुडविल लेकर आता है। ठीक इसी तरह जब एक फर्म से पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर भी पार्टनर को अपनी गुडविल फर्म से मिलती है। तो गुडविल फर्म के लिए एक एसेट है, और हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा कि हर पार्टनरशिप फर्म की गुडविल होती है जिसे वो अपने बिजनेस में यूज़ करती है, और गुडविल को फर्म के लिए एसेट्स माना जाता है। इस गुडविल को फर्म एज एन एसेट यूज़ करती है, और एज एन एसेट यूज़ करने के बाद वो अपने बिजनेस में इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो गुडविल का बेटा ये प्रोविज़न है। और मैं आपका आंसर एक बार पढ़ दूं बेटा, आपने मुझे आंसर भेजा है गारंटी कैन बी रिवोक व्हेन द फर्म इज चेंज। उदित ने कहा बिल्कुल सही बात है। शनाया ने कहा कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है, फर्म गिव्स गारंटी टू अदर देन फर्म पार्टनर, सो व्हेन द फर्म विल एंड नाउ द गारंटी इज नो मोर। बिल्कुल ठीक है शनाया, तुम्हारी ये बात ठीक है बेटा। और उसके बाद मुझे एक आंसर भेजा है, नारायण ने भेजा है, इन कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड इफ सच चेंज, अगर आपने भेजा है सच चेंज में अकर बाय डेथ रिटायरमेंट। नारायण तुम्हारी बात भी ठीक है बेटा। प्रगति ने कहा अगर पार्टनरशिप फर्म में गारंटी दी है किसी को, आउटसाइडर पर्सन को, और फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया है, तो फर्म बदल गई है, क्योंकि
तो गारंटी वगैरह लोन की खंड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है प्रगति, तुम्हारा आंसर भी ठीक है बेटा। उदित ने कहा जी सेकंड पार्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना था, वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया आपने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लॉ के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बताए जाते हैं, अकाउंट्स में ही आप उन्हें बताएं। शुभम ने कहा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इट इज़ कैपेबिलिटी ऑफ फर्म कि वो प्रॉफिट कमाए, इट इज़ ऑल्सो शेयर अमंग द पार्टनर। बिल्कुल आप ऐसी बात बता सकते हो, लेकिन जो शुभम आपने पहली दो बातें बताई हैं वो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो नहीं है, वो एज पर अकाउंट्स हैं। तो लेकिन हाँ उसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए 2 नंबर में पूछा गया सवाल बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आप ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखोगे? विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। आपको थ्योरी में बताना है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से क्या होगा। देखो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो आप पाएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आप पाएंगे कि हमारे पास ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है और थ्योरी में किसी भी टॉपिक में कवर नहीं होता। आपने पूरा स्टडी मॉड्यूल पढ़ा है बेटा, ये कहीं भी डायरेक्टली कवर नहीं होता बेटा। तो इसका आंसर भी आपको हल्का सा बनाना पड़ेगा। बनाओ बेटा, आप इसका क्या आंसर बनाते हो आप मुझे बताओ कि हमारे लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी को देखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। इंसॉल्वेंसी से क्या होता है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बेटा क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, आप सब मुझे बताओ। पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप मुझे बताओ। शाबाश, बताओ बेटा, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से क्या इफेक्ट पड़ा, बताइए। चलिए अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको, नहीं बस थैंक यू, नहीं नहीं हो गया। अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सर एक सेकंड रुकिएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बस 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, चलिए थैंक यू। तो आप सभी मुझे बताइए एक बार, हाँ जी बेटा मुझे बताइए, और कुछ बताइए बेटा इसका आंसर। विशाल ने कहा थी चेंज इन अग्रीमेंट, ओके विशाल तुम्हारी बात ये है। शनाया ने कहा व्हेन पार्टनर इंसॉल्वेंट फर्म इज डिसॉल्व्ड, ओके शनाया कुछ कुछ आंसर ठीक है बेटा। शनाया आपका बहुत अच्छा आंसर नहीं है शनाया, और बताओ बेटा, शाबाश, और बताओ क्या कहते हो, शाबाश जल्दी से और बताओ, और अच्छा आंसर दो, और क्या कहते हो बताओ बेटा, और आंसर बताओ आपके हिसाब से और क्या आंसर होना चाहिए, कोशिश करो जल्दी जल्दी और अच्छा आंसर दो बेटा। चेंज इन अग्रीमेंट विशाल की बात है, शनाया ने कहा फर्म डिजॉल्व हो जाती है, और बताओ बेटा और कोई आंसर दो, कोशिश करो और अच्छा आंसर बने आपका, बस बताओ बेटा जल्दी से और बढ़िया आंसर दो, और कोशिश करो अच्छा आंसर देने का, बताओ। मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से बताओ और बढ़िया आंसर दो, कोशिश करो आपका आंसर और भी परफेक्ट हो जाए। शाबाश, अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत मस्त आंसर दो, बताओ क्या कहते हो। ओके अब एक अच्छा आंसर आया, शुभम का अच्छा आंसर आया है, नारायण का आंसर आया है, उदित का आंसर आया, मैं पढ़ता हूँ। उदित ने आंसर भेजा है, उदित तुमने कहा अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट व्हेन द पार्टनर इंसॉल्वेंट दैट इज लायबिलिटीज बियर्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर, अच्छा ठीक है, कुछ कुछ बात ठीक है। नारायण ने कहा इन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन द रिजोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर्स आर कॉम्पिटेंट टू अग्री अमंग देमसेल्व्स दैट द एडजुडिकेशन ऑफ फर्म और एज एन इंसॉल्वेंट विल नॉट बी गिवन राइट्स टू रिजोल्यूशन फर्म, ठीक है पार्टनर नारायण तुम्हारी बात कुछ कुछ ठीक है। शुभम ने कहा इफ देयर इज एन इंसॉल्वेंसी पार्टनर द बिजनेस फर्म गेट चेंज इन द इंसॉल्वेंट पार्टनर अकाउंट्स आर सेटल्ड द पार्टनर शुड बी रिटायर्ड, ओके शुभम कुछ कुछ बात ठीक है बेटा, थोड़ी सी गलत हो गई बात तुम्हारी। प्रगति ने कहा ही सीजेस टू बी पार्टनर डेट ऑन द एजुकेशन वेदर नॉट फर्म डिसॉल्व, ओके प्रगति तुम्हारी बात कुछ कुछ हद तक ठीक है। और गौतम ने कहा व्हेन द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट ही बिकम्स कैपेबल इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टनरशिप फर्म नीड टू बी रिजॉल्व बिकॉज ऑफ द इनकैपेबिलिटी पार्टनर, ओके 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 बेटा। मैं एक छोटी सी बात में करेक्शन करता हूँ, जो बात आप लोगों ने बताई है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी का असर पूछा है। जो आप बच्चों ने आंसर दिए हैं, ज्यादा बच्चों के आंसर पता है कैसे हो गए कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या होगा, या एक को छोड़कर इंसॉल्वेंट हो गए सारे तो क्या होगा, आपके आंसर कुछ वैसे चले गए बेटा।
देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, पहली बात सुनो, आज पहला पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आज 1-1.25 घंटे में काम नहीं करेंगे, आज ज्यादा मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि आपको पेपर 60 नंबर का अटेम्प्ट करना है और हमें डिस्कस 72 नंबर से भी ज्यादा का करना है। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, इंटरनल चॉइस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप आंसर्स को ध्यान से देखो। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होने का असर क्या होता है? देखो जी, मेरी तरफ देखो, नंबर 1 पॉइंट देखो, ये मेरे सिर पे मैंने पहला पॉइंट बनाया। क्या बनाया? जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, व्हेन देयर इज इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, देन इट इज ए ग्राउंड फॉर डिसॉल्यूशन। आप बच्चे बोले जी फर्म डिसॉल्व होगी, मैं कहूंगा नहीं बेटा, गलत हो गया। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो ये डिसॉल्यूशन का एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पर आप कोर्ट में केस कर सकते हो। आप कोर्ट में केस करोगे और कोर्ट चाहेगा तो तुम्हारी फर्म को डिसॉल्व करेगा। दूसरी बात, एक बीच में बात आई, प्रगति ने लिखकर भेजी थी, वो बात कुछ हद तक ठीक थी कि एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो गया उस दिन से वो फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस दिन से फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा और उसकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी बेटा, जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट हुआ, है ना बेटा। उसके बाद तीसरी बात आई, जब एक ये आपने लिखकर भेजा था, शायद नारायण ने आंसर लिखकर भेजा था, बहुत अच्छी बात थी, मैं बताता हूं आपको। राइट, नारायण ने लिखकर भेजा था कि एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, नारायण के अलावा किसी और बच्चे ने भी लिखकर भेजा था, मैं भी चेक करके बताऊंगा। ये उदित ने लिखकर भेजा था, एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके हिस्से की लायबिलिटी रिमेनिंग पार्टनर्स को बियर करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के क्या इफेक्ट होते हैं? पहला इफेक्ट, ये ग्राउंड बन जाता है, हम कोर्ट में केस करके फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। दूसरा इफेक्ट, उस दिन से वो पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं रहता और उसको फर्म से बाहर कर दिया जाता है। तीसरा इफेक्ट, उस पार्टनर की लायबिलिटी, उसके लॉसेस के हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे, क्योंकि वो पार्टनर अब इसके बाद फर्म का पार्टनर नहीं रहा। चौथा इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 4 बताना, कहना कि जब एक पार्टनर फर्म के अंदर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर थे, ये मुझे अभी भी उदित ने अभी एंड में लिखकर भेजा है कि अगर एक फर्म में 2 ही पार्टनर हो और एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो 2 पार्टनर्स की फर्म में एक इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब है कि अब हमारी फर्म का डिसॉल्यूशन भी हो जाएगा। लेकिन अगर फर्म में 2 से ज्यादा पार्टनर हो तो इंसॉल्वेंट नहीं होता, तो फर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होता, है ना बेटा। शुभम ने कहा जी मैंने चेंज इन बिजनेस लिखा है, आपकी बात ठीक है, चेंज इन बिजनेस, मैंने आपके सभी सारे आंसर पढ़े, आपके सभी के आंसर बहुत हद तक अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको करेक्ट 4 इफेक्ट बताए, ये 4 इफेक्ट बताने पड़ेंगे, तब जाके बेटा 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बोलो बेटा, यहां तक मुझे बताओ, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान